Assalamu alaikum, welcome to my channel. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon practicing in Lahore. Acne के scars एक बहुत ही common problem है in our society और बहुत से लोग होते हैं जो कि उसका treatment ढूंढ रहे होते हैं. So आज मैं ऐसे काफ़ी सारे treatments discuss करूँगी जो आप घर पे भी कर सकते हैं या in office डॉक्टर के पास भी करवा सकते हैं और surgical procedures भी कुछ ऐसे होते हैं जिससे acne scars को treat किया जाता है. So let's jump into the video. टीन एज में अक्सर एक्ने स्टार्ट होती है और उस वक्त इतनी समझ भी नहीं होती है एंड अक्सर बच्चे उसको स्क्रैच भी कर रहे होते हैं, पिंपल्स को पॉप भी कर रहे होते हैं कि ये जल्दी ठीक हो जाए और उस तरीके से अपनी स्किन की केयर नहीं कर रहे होते हैं. सो अगर तो पहले से ही एक्ने को ट्रीट कर लिया जाए और उसकी स्कारिंग ना होने दी जाए तो बाद में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनता है कि लोग सोशल एम्बैरेसमेंट फील कर रहे होते हैं कि हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा खड्डे हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है या तस्वीरों में अच्छा नहीं आता है, मेकअप करें तब भी वो चीज़ हाइड नहीं होती है. सो इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो सेपरेटली बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि एक्ने की स्कारिंग को प्रिवेंट कैसे किया जाता है सो दैट कल को आपको ये प्रॉब्लम हो ही ना. लेकिन आज हम वो स्कार्स डिस्कस करेंगे जो एक्ने के बाद बन चुके हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ने के स्कार्स की टाइप्स क्या होती हैं. वो जनरली अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो या तो वो रेज्ड हो सकते हैं यानी कि वो उभरे हुए होते हैं, स्किन के ऊपर टेक्सचर बना रहे होते हैं एंड मोस्टली वो जो स्कार्स होते हैं वो हाइपर पिगमेंटेड भी होते हैं यानी कि उनका कलर बाकी जल्द से ज़्यादा डार्कर होता है. ऐसे जो स्कार्स होते हैं वो मेकअप से हाइड नहीं होते हैं. पिगमेंटेशन हाइड की जा सकती है लेकिन जो टेक्सचर होता है, जो उसका रेज्ड अपीयरेंस होती है वो मेकअप से हाइड नहीं होती है. फिर दूसरे नंबर पे वो वाले स्कार्स होते हैं जिनको हम एट्रोफिक स्कार्स कहते हैं यानी कि गड्ढे जो पड़े होते हैं कि गहरे होते हैं. अब उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जो कि मेकअप से कवर हो जाती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं जो कि नहीं कवर होती हैं. सबसे पहले होती है आइस पिक स्कार्स, जैसे कि किसी ने आइस पिकर से पकड़ के वो स्कार बना दिया हो या स्किन से एक चंक ले लिया हो. ये गहरे होते हैं लेकिन ये उनकी बेस छोटी सी होती है और इनको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है. दूसरे नंबर पे रोलिंग स्कार्स होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं और इनको आप मेकअप से कवर कर सकते हैं. फिर होते हैं बॉक्स स्कार्स जो कि जितने गहरे होते हैं उतने चौड़े भी होते हैं, स्क्वायर से स्कार्स होते हैं. सो ये चीज़ें आपको डायग्नोस कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है एंड देन वो आपको आपका डायग्नोसिस बताते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो स्कारिंग होती है दैट इज़ एट्रोफिक यानी गड़े बने होते हैं और वो आइस पिक, रोलिंग एंड बॉक्स स्कार्स का कॉम्बिनेशन ही होते हैं. और तकरीबन 10% लोगों के अंदर स्कार्स जो होते हैं वो रेज्ड होते हैं और ऑब्वियसली फिर उसका कलर भी कंपैरेटिवली रेस्ट ऑफ द स्किन के हिसाब से थोड़ा सा डार्कर होता है. सो इन सब के ट्रीटमेंट ऑप्शंस फ़र्क है. फिर एक और चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि स्कार कितना गहरा है, यानी कि सिर्फ स्किन की ऊपर की लेयर पे है या नीचे की लेयर तक गया हुआ है या कितना डीप गया हुआ है, तो फिर ट्रीटमेंट उसके हिसाब से होता है. सो मेरे से अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि हमारे एक्ने के स्कार्स हैं, हम उस पर क्या ट्रीटमेंट करें. अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि एक्ने के स्कार्स की तो बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, तो जब तक आपको एग्जामिन नहीं किया जाता है प्रॉपर तरीके से इन प्रॉपर लाइटिंग इन ऑफिस, तो तब तक आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको नहीं बताया जा सकता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट एक कंसल्टेशन ले लिया करें और उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट ऑप्शन लिया करें. सबसे पहले हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे जो कि रेज्ड स्कार्स होते हैं. जो रेज्ड होते हैं या स्लाइटली रेज्ड होते हैं स्किन से, उसके अंदर आपके दो इश्यूज होते हैं. एक तो ये है कि वो रेज्ड है, दूसरा ये है कि वो हाइपर पिगमेंटेड है. जहाँ तक रेज होने का ताल्लुक है उसके लिए आप एट होम रेटिनॉइड्स यूज़ कर सकते हैं और रेटिनॉइड्स विटामिन ए के डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि स्किन के टेक्सचर को, क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, स्किन की टोन को इम्प्रूव करते हैं, इवन डिस्कलरेशन में भी हेल्प आउट करते हैं. तो जो स्कार्स हल्के हल्के से रेज्ड होते हैं वो अगर आप रेटिनॉइड्स यूज़ करते हैं टॉपिकली तो फिर वो उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देते हैं. लेकिन ये एक स्लो प्रोसीजर होता है और इसको तकरीबन 6 महीने 1 साल लग जाता है टू शो द रिजल्ट्स. तो अगर आपके अंदर इतना सब्र है और आप इस चीज़ को स्लोली लेके चल सकते हैं तो फिर आप रेटिनॉइड्स डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही एक अच्छा ट्रीटमेंट है. और जहाँ तक डिस्कलरेशन का ताल्लुक है तो आप साथ विटामिन सी ऐड कर सकते हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं. सुबह के टाइम में आप एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कर लें एंड रात के टाइम पे आप रेटिनॉइड्स यूज़ कर लें, तो इस कॉम्बिनेशन से आपका ट्रीटमेंट
इम्प्रूवमेंट काफ़ी हद तक हो सकता है। उसके अलावा इन ऑफिस प्रोसीजर्स होते हैं जिसके अंदर केमिकल पील्स होते हैं, जिससे पील का मतलब आप ये समझ लें कि ऊपर से जिल्द की एक लेयर उतार दी जाती है। तो जब वो लेयर उतार देते हैं तो जो रेज्ड वाली स्किन होती है वो फ्लैट हो जाती है और स्किन की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। लेकिन ये ऑफिस में किया जाता है एंड इट इज़ डन बाय प्लास्टिक सर्जन्स एंड डर्मेटोलॉजिस्ट। उसके अलावा कुछ लेजर्स होते हैं, जैसे CO2 लेजर्स होते हैं, वो भी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं और स्किन को फ्लैटन आउट कर देते हैं जितने उसके रेज्ड एजेस होते हैं। देन देयर इज़ अनदर ट्रीटमेंट ऑप्शन जिसको हम डर्म एब्रेजन कहते हैं। डर्म एब्रेजन का मतलब अगर बिल्कुल आम ज़बान में कहूँ तो स्किन को रगड़ना होता है, बट दैट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। ये आप घर पर नहीं रगड़ सकते हैं, वो एक कंट्रोल्ड मैनर में जहाँ जहाँ पे रेज्ड होता है वहाँ पे से स्किन को रगड़ के फ्लैट कर दिया जाता है एंड दैट इज़ डन इन अ कंट्रोल्ड एंड अ स्टेराइल एनवायरनमेंट बाय अ प्लास्टिक सर्जन। उसके बाद आते हैं एट्रोफिक स्कार्स जो कि खड्डे होते हैं। उसमें ये डिपेंड करता है कि स्कार कितना गहरा है। अगर तो सुपरफिशियल होता है तो उसके अंदर लेजर्स जैसे मैंने पहले बताए हैं एंड पील्स ये भी काम कर लेते हैं। एक और ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो नीडलिंग। अब माइक्रो नीडलिंग के अंदर छोटे छोटे कंट्रोल्ड पंक्चर्स होते हैं, छोटी छोटी नीडल्स होती हैं जो कि आपके चेहरे को नम करके सुन करके सर्जन्स ऑफिस में किया जाता है और उसके साथ वो जब छोटी छोटी नीडल्स उस स्किन को प्रिक करती हैं तो वो उसके अंदर हीलिंग को प्रमोट करती हैं, कोलेजन को प्रमोट करती हैं। सो इनिशियली जब ये एट्रोफिक स्कार्स बनते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट भी यही होता है कि उस टाइम पे हीलिंग में कोलेजन कम बन रही होती है, मतलब उसकी क्वांटिटी कम बनती है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग स्किन, इसलिए वो इतना गहरा होता है। सो अगर हम वहाँ पे माइक्रो नीडलिंग करते हैं इन अ कंट्रोल्ड फैशन तो वो भी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। इसके साथ साथ PRP ऐड की जा सकती है, दैट इज़ अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपके अपनी वेन से ब्लड लिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर उसमें से सीरम निकाला जाता है जिसके अंदर बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ प्लेटलेट्स होते हैं, उनको भी हम इस माइक्रो नीडलिंग के साथ इंजेक्ट कर देते हैं एंड ये स्किन की रिजुविनेशन में हेल्प करते हैं और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ये कराने के बाद आपने कोशिश ये करनी है कि 1-2 दिन आप ज़्यादा धूप में ना निकलें और अगले 2 वीक्स के अंदर बहुत ही रिलीजियसली सनस्क्रीन यूज़ करें। इवन दो मैं हमेशा कहती हूँ कि सनस्क्रीन हर रोज़ इवन एट होम भी यूज़ करनी है, लेकिन जब आपने माइक्रो नीडलिंग कराई है तो फिर आपने ज़रूर लाजमी इसको यूज़ करना है। एक और चीज़ ये है कि एट होम माइक्रो नीडलिंग डिवाइसेस आती हैं और मैं उनको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि उनके अंदर हाइजीन मेंटेन करना, उनको प्रॉपरली क्लीन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। किस तरीके से उसको यूज़ करना है वो भी डिफ़िकल्ट है, प्लस उसके जो स्किन के पंक्चर्स होते हैं वो इतने डीप नहीं होते हैं, वो जस्ट स्किन की टॉप की लेयर तक रहते हैं। सो डीपर जाके वो कोलेजन को स्टिमुलेट नहीं करते। कोलेजन स्किन की गहरी लेयर में पड़ी होती है, यानी कि नीचे वाली में पड़ी होती है। तो उसके लिए आपको इन ऑफिस कराना चाहिए है और आपको घर पे नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि घर पे अगर आप यूज़ करेंगे और डीपर वाला यूज़ करेंगे तो उसमें स्कारिंग का एंड हाइपर पिगमेंटेशन का और गंदी स्कारिंग का चांस ज़्यादा हो जाता है। So microneedling along with PRP is a very good treatment for these types of scars and patients are very satisfied with this. फिर scars होते हैं जो कि ज़्यादा डीपर होते हैं और बहुत ज़्यादा stubborn होते हैं और वो ऐसे scars होते हैं कि patients आके अक्सर बताते हैं कि हमने टॉपिकल क्रीम्स भी यूज़ करनी है, हमने माइक्रोनीडलिंग एंड PRP भी करा ली है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कि मेरा प्रेफर्ड मेथड है, जो कि मुझे बहुत पसंद है एंड दिस इज़ व्हाट आई डू इन मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स जिनके एट्रोफिक स्कारिंग होती है और बहुत गहरी स्कारिंग होती है, तो मैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स देती हूँ पेशेंट्स को। इसके अंदर टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ द नैनो फैट ग्राफ्टिंग। नैनो फैट ग्राफ्टिंग अगर आप नहीं जानते वो क्या चीज़ है या फैट ग्राफ्टिंग क्या है, तो मेरी इस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियोज़ हैं, यू कैन वॉच दैट। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक समराइज करके बता देती हूँ कि आपके अपने पेट से चर्बी ली जाती है, आपकी अपनी, उसको इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है कि उसमें से जो चर्बी वाले सेल्स हैं, फैट के सेल्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं एंड स्टेम सेल्स रिलीज़ होते हैं। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि आप ये समझ लें कि जहाँ पे भी आप इंजेक्ट करेंगे वहाँ पे उस जगह की हीलिंग को, उस जगह की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। जैसे बच्चा जब पैदा नहीं होता है तो उसके अंदर पहले स्टेम सेल्स होते हैं और बाद में वो बाकी सारे ऑर्गन्स में एंड सिस्टम्स के अंदर डेवलप होते हैं, और जब पैदा होने से पहले बच्चे के अंदर
हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो पैदा होने से पहले अगर बच्चे को कोई ट्रॉमा या कोई चीज़ होती है तो वो कम्प्लीटली हील भी हो जाती है। इसके ऊपर एक कम्प्लीटली सेपरेट टॉपिक है, बट द पॉइंट ऑफ टेलिंग इट हियर इज कि जो स्टेम सेल्स हैं वो एक इतनी अच्छी चीज़ है कि आप अगर उसको बालों में लगाते हैं तो वो बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, आप स्किन में लगाते हैं तो वो स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। सो हम उसको प्रोसेस करते हैं और जिस जगह पर स्कारिंग होती है हम उसके नीचे उसको इंजेक्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ एक और प्रोसीजर किया जाता है जिसको कहते हैं सब्सिजन ऑफ स्कार्स। अब आप ये समझ लें कि जब स्कार एट्रोफी हुआ हुआ है यानी गहरा हुआ है तो वो और जो नीचे का टिश्यू है उसके बीच में कुछ फाइबर्स जा रहे होते हैं जो उसको नीचे पुल कर रहे होते हैं। सो वो फाइबर्स नॉर्मली स्किन में प्रेजेंट नहीं होते, तो हम एक नीडल लेते हैं, एक प्रॉपरली स्टेराइल नीडल लेते हैं अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट, और हम नीचे से उन फाइबर्स को ब्रेक कर देते हैं तो दैट स्किन ऊपर आ जाए। अब वो स्किन ऊपर आ गई, अब उसके बीच में और नीचे के टिश्यू के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, तो उसके बीच में फिलर्स भी किए जाते हैं। लेकिन आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ फिलर्स बिकॉज वो 1 साल तक मैक्सिमम खत्म हो जाते हैं और आपको दोबारा कराने पड़ते हैं। बट अगर फैट ट्रांसफ़र किया जाए, उसके बीच में थोड़ी सी फैट डाल दी जाए तो वो उस जगह को रेज रखता है और स्किन की क्वालिटी को भी अच्छा करता है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लोगों को ये परेशानी होती है कि ये जब हम नैनो फैट करेंगे तो स्किन हमारी जो है वो तो चाहे ठीक हो जाएगी लेकिन हमारा फेस बड़ा तो नहीं हो जाएगा। तो इनिशियल स्वेलिंग होती है लेकिन उसके अंदर कोई फैट सेल्स नहीं होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सिर्फ स्टेम सेल्स रह जाते हैं जो आपकी स्किन की क्वालिटी को अच्छा करते हैं। उसके अंदर कोई भी फैट के पार्टिकल्स ऐसे नहीं रहते जो कि आपके चेहरे को बड़ा करेंगे अगर आप उसको नहीं चाहते। इफ़ यू वांट कि आपको फेस पे वॉल्यूम भी चाहिए है तो उसके लिए माइक्रो फैट होती है जो कि एज अ फिलर काम करती है। सो 2 स्टेप्स हो गए, नैनो फैट ग्राफ्टिंग और उसके साथ सब्सिजन ऑफ स्कार्स। ये हो गया जो हम स्किन के अंदर से करते हैं। नाउ इसके साथ एक थर्ड स्टेप इसी स्टेज में ऐड किया जाता है, दैट इज माइक्रो नीडलिंग एंड PRP, जो कि स्किन के ऊपर से किया जाता है, कोलेजन की स्टिमुलेशन करता है। व्हेन ऑल दीज 3 स्टेप्स आर कंबाइंड टुगेदर द रिजल्ट्स आर मार्वेलस, बहुत अच्छे होते हैं, पेशेंट्स बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। Now the important thing is कि क्या एक्ने के स्कार्स को 100% ट्रीट किया जा सकता है इस मेथड से या किसी भी मेथड से? तो द आंसर इज नो। जो भी स्कारिंग होती है वो स्कारिंग ही होती है। जब एक स्कार टिश्यू बन जाता है तो हम इंसानों में से किसी के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस स्कार को 100% ख़त्म कर दे, लेकिन इन ट्रीटमेंट्स के साथ 70% तक इम्प्रूवमेंट आ जाती है और कोई नया देखने वाला या उसको ऐसा जितना पता नहीं लगता, इवन आप भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं इसके रिजल्ट से। एंड इफ़ यूर अ वुमन एंड इफ़ यू वेयर मेकअप, तो मेकअप वेयर करना भी बहुत आसान हो जाता है। बहुत हद तक ये सारा कुछ मेकअप के नीचे हाइड भी हो जाता है और पेशेंट्स बहुत सेटिस्फाई होते हैं विद द 70% रिजल्ट्स दैट दे अचीव। सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपके कोई कमेंट्स एंड सजेशंस है, डू कमेंट डाउन बिलो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मैं जब भी पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी आपकी सजेशंस हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।